हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 25 दिसंबर 2020। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आज हमें डिस्कस करने हैं। देखो, एडिटोरियल पेज के चारों आर्टिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छे हैं। एक तो ब्यूरी द लेगेसी, अभी जो केयर इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसको जो द हैग में स्टेप बेस्ड जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, उसने ये कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1.2 यूएस डॉलर मतलब 1.2 बिलियन यूएस डॉलर पे करना चाहिए एक डैमेज के तौर पे। ठीक है, तो ये आर्टिकल देखेंगे। इसमें क्या एक तरीके से हम कह सकते हैं ना कि किस तरीके की अलर्टनेस शो करनी चाहिए यहाँ पे गवर्नमेंट के, क्योंकि वोडाफोन के साथ में भी एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस एडिटोरियल के बारे में, या जो एक्सप्लेन पेज डिस्कस किए थे उनमें आई थी ये डिटेल। तो देखेंगे इस आर्टिकल को कि क्या है इस तरीके का पूरा मुद्दा और किस तरीके से आगे चलना चाहिए अभी गवर्नमेंट को। ओके, फिर दूसरा आर्टिकल जो आप देख रहे हो यहाँ पर, माई स्कूल वर्सेज योर स्कूल। इस आर्टिकल को मैं आपको यहीं पे थोड़ा समझा देता हूँ, क्योंकि इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि एजुकेशन कभी भी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनती है। अभी क्या है, आम आदमी पार्टी आने वाले 2 सालों के बाद में जब यूपी में इलेक्शन होंगे, असेंबली इलेक्शन, तो आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली में अभी रूलिंग पार्टी है, वो वहाँ पर कंटेस्ट करेगी। और उन्होंने सीधा चैलेंज एक्सेप्ट किया है कि किस तरीके से यूपी में स्कूल्स काम कर रही हैं। तो आप देखो, पॉलिटिक्स में एजुकेशन का एक सेंटर बनना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी उस टाइम पे जब हमारे यहाँ पर पेंडेमिक का टाइम चल रहा है और एजुकेशन सबसे ज़्यादा इसमें एक अफेक्टेड सेक्टर है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से नेशन वाइड क्राइसिस को देखें कि लर्निंग क्या किस लेवल की चल रही है, स्कूलिंग की बात करें, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने जितना पैसा जितना रेवेन्यू अपना था उसका बहुत हद तक मैक्सिमम पार्ट उन्होंने इन्फ्यूज़ किया किसमें, एजुकेशन सिस्टम में। और आज जो पब्लिक स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं दिल्ली की, वो compete कर रही हैं, अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे रही हैं वो। तो उसी चीज़ को बैक लेकर के, उसी चीज़ को अपना ब्रांड बना करके आम आदमी पार्टी अब उतर रही है। तो इस आर्टिकल में मेन जो चीज़ बताई जा रही है वो ये कि अगर पॉलिटिक्स का सेंटर जो बन जाती है ना कोई भी चीज़, तो वो चीज़ हमेशा कुछ ना कुछ गेन ही करती है। जैसे रिलीजन की बात करो तो रिलीजन के नाम पे बहुत सारी पॉलिटिक्स होती रहती है, तो रिलीजन हमेशा हाईलाइटेड रहता है। चाहे दूसरे कोई और पॉइंट की बात ले लो, ठीक है, चाहे एग्रीकल्चर की बात ले लो, अभी जैसे फार्मर्स की बात हो, तो कुछ ना कुछ उनको बेनिफिट मिलेगा। बट एजुकेशन को पॉलिटिक्स का सेंटर बनना इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, और यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स के नाम भी दिए हुए हैं, जिनमें एक का नाम तो है नीति आयोग की स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, जिसमें 2019 की अगर बात करें तो यूपी की जो रैंकिंग थी वो बॉटम थी, बिल्कुल लार्जेस्ट स्टेट्स में बिल्कुल डाउन था। इसी तरीके से असर रिपोर्ट जो आती है प्रथम एनजीओ की, जिसमें 2006 से 2014 तक का अगर रिकॉर्ड देखा जाए, तो यूपी की गवर्नमेंट स्कूल्स की जो आप कह सकते हो ना कि परफॉर्मेंस क्या थी, लो रीडिंग स्किल्स है, मतलब स्किल जो होती है ना पढ़ने की, वो भी बहुत पुअर देखी गई है। तो यूपी में इस तरीके की चीज़ें होना और ऑल ओवर इंडिया अगर वाकई में सेंट्रल पॉइंट बनता है एजुकेशन अगर पॉलिटिक्स का, तो वाकई में ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, तो इस आर्टिकल में मेनली यही चीज़ बताई हुई है, बाकी हमारे कुछ काम का है नहीं, एक बार आप रीडिंग मार सकते हो। और इसके अलावा हम जो नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो है फैलेसी ऑफ सेंट्रल मॉडल। अभी AICTE ने, ये एजुकेशन से रिलेटेड है, AICTE ने एक अपनी तरफ से एक प्रपोजल दिया है, नई स्कीम शुरू की है कि लगभग 21 रीजनल लैंग्वेजेस में जो इंजीनियरिंग की टेक्स्ट बुक्स हैं उनको ट्रांसलेट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइटर जो है वो थोड़ा सा कंसर्न शो कर रहे हैं कि हर चीज़ सेंट्रल मॉडल पे ही बेस्ड क्यों है, रीजनल इश्यूज को, रीजनल इंस्टीट्यूशंस को, रीजनल फैकल्टीज़ को आप क्यों पार्टिसिपेशन में कंसिडर करते नहीं हो। ठीक है, तो ये आर्टिकल देखेंगे, अच्छा आर्टिकल है। दूसरा ये आर्टिकल है दैट इज अबाउट द लॉ मेकर्स मस्ट वर्क। अभी स्टेट लेजिस्लेचर को समन करने के लिए केरला की गवर्नमेंट ने वहाँ के गवर्नर को कहा कि भाई आप ये समन करो, एक सेशन, स्पेशल सेशन बुलाओ। तो इस चीज़ पर अब फिर से एक बार केरला गवर्नर और केरला गवर्नमेंट, ठीक है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसी साल 2020 जनवरी फरवरी के टाइम पर एक और कॉन्फ्लिक्ट देखा गया था कि जब केरला के गवर्नर कुछ स्पीच दे रहे थे और उस स्पीच में से जो शुरुआती एक सेशन होता है ना, जैसे एक साल शुरू होता है, साल का पहला सेशन जब आता है, जैसे जिसको हम बजट सेशन बोलते हैं, तो उसको एड्रेस करने के लिए गवर्नर अपनी तरफ से स्पीच देते हैं। ठीक है, एक थैंक्स मोशन भी आती है फिर उस टाइम पे।
तो पूरे साल का प्रोविजन बताते हैं कि हम आने वाले साल में पूरी गवर्नमेंट क्या करने वाली है। तो उसमें से जो गवर्नर कुछ बोलने वाले थे, उन एक्सर्प्ट्स में से कुछ एक पैराग्राफ को डिलीट करने की बात कही, मतलब उसमें गवर्नर की स्पीच को रोकने की बात कही थी, ठीक है। तो देखेंगे पूरे मुद्दे को कि हमारे यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर्स की क्या परफॉर्मेंस है, क्या यहाँ पर एफिशिएंसी रहती है, किन मुद्दों पर काम किया जाता है। अच्छा आर्टिकल है, देखेंगे ये वाला आर्टिकल भी। इसके अलावा अगर आइडिया पेज पे हम देखें तो ये वाला आर्टिकल है, इसमें तो देखो समराइज कर रहे हैं कि पिछला साल हमारा कैसा रहा, मतलब 2020 कैसा रहा। तो आप एक बार देख सकते हो, मुझे कुछ काम का लगा नहीं इसमें, ठीक है। फ्रांस में जो कुछ अभी हो रहा है, जो कानून लाया गया है, जो एक ऑर्डिनेंस लाया गया था वहाँ पर पूरा, कि इस्लामिक जो रेडिकलिज्म हो उसको कैसे कंट्रोल करें, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस मुद्दे को, ज़्यादा कुछ काम का लगा नहीं। इस वाले आर्टिकल को आप खुद से पढ़ोगे, सेविंग द पब्लिक यूनिवर्सिटी, शैलेंद्र राज मल्होत्रा मेहता के द्वारा ये लिखा हुआ आर्टिकल है, जिसमें जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती है ना, वो किस तरीके से काम करती है, क्या फंक्शनिंग रहती है, कितना उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और आज जो गवर्निंग होती है, गवर्नेंस जो है इंस्टीट्यूशंस की, वहाँ पर कितने डिस्क्रिपेंसीज है, जिसकी वजह से इन इंस्टीट्यूशंस की प्रोडक्टिविटी कम होती चली जा रही है, ठीक है। अच्छा आर्टिकल, आप एक बार रीडिंग मारना, क्योंकि इंटरनल फंक्शनिंग का पता पड़ेगा कि कैसा अपॉइंटमेंट होता है, क्या प्रोसीजर होता है, वो चीज़ें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। फर्स्ट आर्टिकल है बरी देयर लेगेसी। देखो 2014 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में करंट रूलिंग पार्टी ने ये कहा था कि भाई यूपीए गवर्नमेंट जो है वो लगातार टैक्स टेररिज्म पर रिलाई कर रही है। दैट मीन्स जो भी टैक्स पेयर्स हैं उनको थ्रेटन करती है, टैक्सेस ज़्यादा लिए जाते हैं, और एक अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है कंट्री में। बट आप देखोगे तो इसका असर क्या होता है टैक्स टेररिज्म का, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट का जो क्लाइमेट होता है कंट्री में कि हाँ बाहर से पैसा आए, हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करें लोग, हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी आए, हमारे यहाँ के लोगों को, यूथ को जॉब मिले, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक रिपल्सिव फोर्स की तरह काम करती है। मतलब वो एक तरीके से दूर भगाने का काम करती है इन्वेस्टमेंट को हमारे यहाँ पर अट्रैक्ट करने की बजाय। तो हमारे कंट्री की इमेज को भी डेंट करती है, इमेज भी खराब करती है। देखो पिछले 6 सालों में तो गवर्नमेंट ने जो कुछ भी किया वो अपनी तरफ से ठीक था, बट आप देखोगे अभी जो करंट जो चल रहा है वो कुछ ऐसा है जो कि प्रीवियस गवर्नमेंट ने किया था। वो कैसे? देखो यूपीए गवर्नमेंट ने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलायंस रखी थी कि कैसे भी करके रेवेन्यू कलेक्शन को हम बढ़ाएं, और उसी चीज़ को अभी कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। हुआ क्या था, वोडाफोन का केस था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में, और अभी कल एक केस वर्डिक्ट और आया है, ठीक है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के द्वारा, जो कि द हैग में लोकेटेड है, उनके द्वारा एक वर्डिक्ट आया जिसमें ये कहा गया है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, केयर्न एनर्जी को लगभग 1.2 बिलियन यूएस डॉलर का डैमेज पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस अप्लाई किया। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब आज की डेट में कोई कानून लाया जाए और उसमें अथॉरिटीज़ को ये अलाउ कर दे कि भाई आप मान लो आज 2020 है ना, और कह दे कि भाई 2015 से ये कानून लागू होगा, तो ये हो गया रेट्रोस्पेक्टिव। और अगर आगे के लिए ये कानून जा रहा है दैट मीन्स प्रोस्पेक्टिव, ये ध्यान रखना। तो पॉइंट क्या आ गया यहाँ पे कि भाई वोडाफोन के साथ में भी आपका यही मुद्दा था जिसमें रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का केस था। इसी तरीके से आप देखोगे गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं केयर्न एनर्जी के साथ में भी इसी में फंसी पड़ी है। तो सारा मुद्दा कहाँ पर आके फंस गया कि गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं टैक्सेशन को प्रीवियस डेट से लागू करने की कोशिश करती है। तो इससे क्या होता है, देखो इसमें तो इन्वेस्टमेंट के लिए आप अट्रैक्ट कैसे करोगे? वोडाफोन वैसे ही कितना क्राइसिस का सामना कर रही है। केयर्न एनर्जी हमारे यहाँ पर माइनिंग करती है, ऑयल माइनिंग करती है, वेस्टर्न राजस्थान में बहुत हद तक किया है इसने, तो और भी बहुत सारा काम करती है क्रूड ऑयल के फील्ड में। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हम एक इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की कमी देख सकते हैं इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से देखा है कि जो आप जितना कुछ भी है अपनी तरफ से जो भी काम किया जाता है, एक तो ये देखेगी कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी देखा जाए कि जो भी अप्रोचेज यहाँ पर देखी गई है, क्योंकि हो क्या रहा है केयर्न एनर्जी के केस में गवर्नमेंट को खुद के जेब से पैसा देना पड़ेगा ना, इसलिए गवर्नमेंट थोड़े से अलर्ट हो गई। नहीं अभी तक वोडाफोन के केस में तो अभी तक दिमाग नहीं लगाया था, बट हुआ क्या, अब केयर्न एनर्जी का वर्डिक्ट आते ही वोडाफोन के केस को भी उन्होंने अपील कर दिया। अब देखो वोडाफोन के केस को अभी तक ध्यान में नहीं रखा था, बट जैसे ही केयर्न एनर्जी में ये पेमेंट की बात आ गई ना, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक्सपर्ट्स का बिल्कुल ये कहना है कि गवर्नमेंट को वोडाफोन केस को तो अपील करने की इतनी नौबत नहीं थी, क्योंकि गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं देना था वोडाफोन को, बट अब केयर्न एनर्जी को इतना पैसा देना है जबकि गवर्नमेंट के पास में रेवेन्यू की वैसे ही कमी है पेंडेमिक की वजह से। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक चीज़ हाईलाइट जो करना चाह रहे हैं यहाँ पर जो एडिटर है
इस आर्टिकल के थ्रू कि भाई इस तरीके के कदम तो हमें कहीं ना कहीं परेशान कर देंगे। जो हमारा टारगेट है कि किस तरीके से ग्लोबल सप्लाई चेन में हम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें, वहाँ पर हमारी गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं बैक स्टेप ले रही है। ठीक है, केयर्न एनर्जी इशू की अगर बात करें तो देखो इसमें इस पॉइंट क्या रहा है, ये है कि कैपिटल गेन इन्होंने बहुत किया है। बोले इस कंपनी ने इंडिया में बहुत सारी कैपिटल्स अपनी बना ली, कैपिटल का मतलब बहुत सारा एसेट्स अपने क्रिएट कर लिए, तो उस पर टैक्स की डिमांड कर रही है गवर्नमेंट। जबकि वोडाफोन का जो केस था वो केवल टैक्सेशन से रिलेटेड था। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने क्या कहा, जो कि हैग में लोकेटेड है, इसमें बिल्कुल ये कहा कि ये जो इशू है ना, ये कोई टैक्स डिस्प्यूट नहीं है, केवल टैक्स से रिलेटेड नहीं है, ये टैक्स रिलेटेड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट है, क्योंकि कैपिटल क्रिएट हो गई ना यहाँ पे। कैपिटल का मतलब क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट तो है। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये टैक्स रिलेटेड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो बोला ये मैटर हमारा है, इसलिए हम इसमें हमारा खुद का ज्यूरिसडिक्शन रखते हैं और हम इसके ऊपर सुनवाई करेंगे। तो कोर्ट ने अपनी तरफ से ये बताया कि जो कुछ भी डिमांड की जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टैक्स की रेट्रोस्पेक्टिवली, वो कहीं ना कहीं यूके इंडिया बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के अगेंस्ट में है। तो इसलिए कहीं ना कहीं केयर्न एनर्जी को रिलीफ मिलनी चाहिए। हुआ क्या था, देखो हमारे जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली जी, उन्होंने भी ये कहा था, इस टर्म को क्या बोला था, टैक्स टेररिज्म। तो इस बात को हम देखें तो इस चीज को आज भी दिमाग में रखने की जरूरत है, ये टैक्स टेररिज्म ही कंसिडर किया जाएगा एक्सपर्ट्स के द्वारा, या फिर यहां पर आर्टिकल के थ्रू राइटर ये बताना चाहते हैं। वोडाफोन के केस में देखें, सिंगापुर की जो सीट है जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की, वहां पर इन्होंने देखोगे कि वो भी कैपिटल गेन को कंसीडर करके ही फिर बाद में टैक्सेशन का पूरा मुद्दा निकल के आया था और गवर्नमेंट को रोका गया था कि भाई आप इतना टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते थे। तो जो एक फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट जो ट्रीटीज के अंडर में मिलना चाहिए ना, जो ये ट्रीटी है। अब वोडाफोन वाला केस तो क्या था, इंडिया नेदरलैंड्स के बीच, इंडिया और नेदरलैंड्स के बीच में जो ट्रीटी थी, बायलैटरल ट्रीटी, उसके बेसिस पे वोडाफोन ने वो केस लड़ा था। ठीक है, और अभी जो केयर्न एनर्जी वाला है वो किसके मुद्दे पे लड़ रही है, किसके बेस पे, यूके इंडिया बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के बेसिस पे। ठीक है, तो यहां पर क्या है, पॉइंट क्या आता है कि भाई ये जो इस तरीके के रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन है वो तो ब्रीचिंग है। ब्रीचिंग मतलब एक तरीके से ब्रेक कर रहे हो जो गारंटी आपने फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट देने की थी। वोडाफोन के केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में ये कहा था कि वोडाफोन का जो इंटरप्रिटेशन है ना इनकम टैक्स 1961 का, दैट इज गुड, दैट इज ओके, बट प्रणब मुखर्जी जो हमारे उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने एक फाइनेंस एक्ट अपने बजट में पारित करवाया 2012 में, और उसके बेसिस पे ये कहा कि टैक्स डिपार्टमेंट की जो अथॉरिटीज हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स कलेक्शन कर सकती है। देखो डोमेस्टिक कोर्ट्स की अगर बात करें तो या करेंगे, डोमेस्टिक कोर्ट ओवरटर्न कर देंगे आर्बिट्रेशन के अवार्ड को जो आपने यहाँ पर अभी लिया है हैग से, जो फाइनल वर्डिक्ट दिया है हैग की परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, अगर उसको आप ओवरटर्न चेंज करना चाह रहे हो तो देखो ये अनवाइज है, ये कोई समझदारी वाला डिसीजन कंसिडर नहीं किया जाएगा, और इन्वेस्टर्स जो हैं वो इसको एक वार्निंग की तरह ले सकते हैं। ठीक है, कि भाई इंडिया में ऐसा होता है। तो इस तरीके से कंप्लायंस को हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जो भी वर्डिक्ट हमें मिले उस पर हम फोकस रहें, बाईपास ना करें चीज़ों को, और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन से अपने आप को दूर रखें, नहीं तो इंडिया की रेपुटेशन को बड़ा डैमेज हो जाएगा इससे। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है फैलेसी ऑफ सेंट्रल मॉडल। ये आर्टिकल लिखा हुआ है मिलिंद सोहनी के द्वारा। देखो रिसेंटली ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE, जो कि एक इंपॉर्टेंट एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वैसे तो ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोलो, अब इसको HRD नहीं है ये। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में जो कि इंजीनियरिंग एजुकेशन को ये रेगुलेट करती है थ्रू आउट कंट्री। तो इस नए इंस्टीट्यूशन ने, इस एजेंसी ने अभी एक नई स्कीम लॉन्च की है जिसमें आप देखोगे कि जो राइटिंग है और जो प्रोडक्शन है इंजीनियरिंग की, जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको सपोर्ट करना कि 21 रीजनल लैंग्वेजेस में वो बुक्स ट्रांसलेट की जा सके। तो इसमें क्या करना होगा, एक सिंपल आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है और उसमें एक आपको फॉर्म फिल करके अप्लाई करना है। तो जो एक्टिव और रिटायर्ड प्रोफेसर्स हैं ना AICTE के, AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस के, उनको ये चीज़ अवेल कराई जाएगी और लगभग 2 लाख रुपए उनको सपोर्ट मिलेगा कि भैया आप अगर ट्रांसलेट करते हो अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में तो इसके लिए आपको 2 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। तो यहाँ पर राइटर जो हैं वो 2 पॉइंट ऐसे उठा रहे हैं जिनको हमें पिक करने की जरूरत है, जो कैची है। यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पे बता रहे हैं फर्स्ट वन, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे बता रहे हैं। तो फर्स्ट वन देखते हैं क्या है। देखो टेक्स्ट बुक्स हैं प्रेफरेबली क्या है, AICTE के
नेशनल मॉडल कैरिकुलम को फॉलो करेगी। ठीक है, एआईसीटी का जो ऑलरेडी नेशनल मॉडल ऑफ कैरिकुलम है उसको फॉलो करेगी। तो हमें ये चीज़ बड़ी अच्छे से पता है कि ये जो मॉडल कैरिकुलम है ना, ये बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, बिल्कुल मतलब इतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है जितना कि इसको फॉलो करने की ज़रूरत है अगर रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, क्योंकि एआईसीटी क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन, ये ध्यान रखना है हमें। और हम बात क्या कर रहे हैं, रीजनल। तो यहाँ पर राइटर क्या बोलना चाह रहे हैं कि रीजनल कंटेंट के लिए इतनी ज़्यादा जगह नहीं मिलती है अगर आप मॉडल कैरिकुलम को एज इट इज़ करते हो। देखो वैसे तो ये क्रिटिसाइज बहुत ही हार्शली कर रहे हैं, बट मेरा जहाँ तक इसमें लग रहा है, शायद आपको भी सेंस आ रहा होगा कि गवर्नमेंट ने ज़रूर ऑटोनॉमी दी होगी कि भाई आप अपनी रीजनल रियलिटीज़ को भी कंसिडर करके चलो। ठीक है, पर फिलहाल हम आर्टिकल को समझते हैं कि कहाँ से ये अपने पॉइंट्स उठाना चाह रहे हैं। महाराष्ट्र के अगर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उनकी जो न्यूएंसेस है, न्यूएंसेस मतलब बड़ी सूक्ष्म जो स्टडी है, उसका अगर एग्जाम्पल के तौर पे लिखें तो देखो उनकी प्लानिंग का फ्रेमवर्क क्या होता है। ठीक है, जो कैनाल ऑपरेटर्स हैं जिनको पटकारीज बोला जाता है, उनका काम क्या होता है, या फिर जो वर्किंग होती है वाटर यूजर एसोसिएशन की, जिनको पानी वापर संस्था बोला जाता है, उनका क्या काम है, वो लगभग कहीं ना कहीं आप देखोगे तो सेंट्रल जो लॉज हैं, सेंट्रल मॉडल्स हैं, वहां पर उनके बारे में इतनी ज़्यादा बातचीत हुई नहीं है। तो आप रीजनल इश्यूज को इतना ज़्यादा फोकस में नहीं रखते हो जब आपके मॉडल बने हुए हैं, और जिस कैरिकुलम मॉडल को आप फॉलो कर रहे हो उस मॉडल में रीजनल पॉइंट्स पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया हुआ है, तो आप कैसे रीजनल लैंग्वेज में आप इंजीनियरिंग टेक्स्ट बुक को कन्वर्ट करा सकते हो, ट्रांसलेट करा सकते हो। तो वो चीज़ें तो कहीं ना कहीं लॉस हो जाएंगी। तो वही बात आ जाएगी कि भाई जो चीज़ सीखी वो चीज़ प्रैक्टिस में नहीं की, तो अल्टीमेटली हो क्या गया, एम्प्लॉयबिलिटी बिल्कुल कम हो गई। और आज इंजीनियरिंग हमारी जो है एजुकेशन, वो यही क्राइसिस का सामना कर रही है कि आपने पढ़ा कुछ और है, रियलिटी कुछ और है, पता पड़ा कि जॉब ही नहीं लग पा रही है। इंडियन इकोनॉमी की ये सबसे बड़ी खासियत है, अभी बन के आ चुकी है सामने। स्कीम जो है वो देखो कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी तो दे रही है कि आप कुछ नया करो, तो क्यों ना फिर इस कमी को भी हम ठीक करें, और जो ये कैरिकुला जिसको हम अडेयर कर रहे हैं, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा, रीजनल कंटेंट को आप इंक्लूड करना शुरू कर दोगे। लोकल लैंग्वेजेस में अगर काम कर रहे हो तो लोकल एक्सपर्ट्स का भी वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, लोकल फॉर्मेट में वो काम होने चाहिए, डॉक्यूमेंट भी लोकल लैंग्वेज में, लोकल फॉर्मेट में ही बनने चाहिए। प्रैक्टिशनर्स हैं, लोकल एजेंसीज हैं, इनके बीच में एक लिंकेज भी होना चाहिए। ठीक है, तो इससे जाकर के हम जो एक्चुअल में जो प्रैक्टिस है ना इंजीनियरिंग की, उसको हम अचीव कर पाएंगे। तो ये पॉइंट देखो बड़ा अच्छा था। दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो बता रहे हैं वो ये कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स की अगर बात करें, ठीक है, स्टेट लेवल में जो काम कर रही है, उनको इस पूरे काम में कहीं पर कोई रोल ही नहीं मिल रहा है। तो यार स्टेट लेवल के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं ना, उनका रोल ज़्यादा यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप काम कहाँ के लिए कर रहे हो, स्टेट के लिए कर रहे हो ना। तो स्टेट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास में ज़्यादा नॉलेज होगी एज कंपेयर टू सेंट्रल डिपार्टमेंट। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, भाई डिसेंट्रलाइजेशन करो। तो ये जो जियोपोर्डाइज आप कर रहे हो ना इस स्कीम के बेसिस पे कि हाँ जियोपोर्डाइज मतलब क्या कि ये स्कीम कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल हो सकती है इस बेसिस पे, तो कि टेक्स्ट बुक आप कितनी अच्छी बना दो या फिर आपने ट्रांसलेशन अच्छी लैंग्वेज में कर दिया, बट जो कंटेंट होना चाहिए ना, वो कंटेंट वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज से रिलेटेड होना चाहिए। तो वहाँ पर स्टेट अथॉरिटीज़ का भी, स्टेट गवर्नमेंट में जो लोग काम करते हैं, स्टेट डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उनका भी रोल होने यहाँ पे होना चाहिए। देखो यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज़ का ही कैरिकुला जो है कॉलेजेस फॉलो करते हैं, और वहाँ पर अगर हम देखें तो पीयर सिस्टम बड़ा अच्छे से काम करता है कि एक बंदा क्या काम कर रहा है, दूसरा क्या काम कर रहा है, दोनों की रेलेवेंस, दोनों में कंपटीशन, दोनों का कोऑपरेशन, उसके बेसिस पे हमारा सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम जो काम करता है। पर ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ और जो स्टेट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं वो तभी इस पूरे सिस्टम को वेलकम करेंगी जब उनको भी पार्टिसिपेशन इंश्योर किया जाएगा, क्योंकि आपको रीजनल लैंग्वेज में काम करना है ना, इसलिए। तो दो चीज़ें आ गई, एक तो प्रैक्टिस और आपका जो टीचिंग है उसके बीच में रेलेवेंस आनी चाहिए, और दूसरा क्या हो गया, स्टेट अथॉरिटीज़ का भी रोल यहाँ पर होना चाहिए। बट करंट स्कीम क्या है, एआईसीटीई के द्वारा बनाई हुई है। इसमें आप देखोगे टोटल बताया जा रहा है कि लगभग 1 करोड़ रुपया 1 साल तक दिया जाएगा इस स्कीम के अंडर में आने वाले 5 सालों तक। तो अगर ये पैसा स्टेट गवर्नमेंट को या स्टेट डिपार्टमेंट्स के थ्रू अगर वो डिलीवर किया जाता, तो हम देख सकते थे कि वाकई में
जो राइटर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो सारे के सारे एक्चुअल में काम कर सकते थे और ग्राउंड रियलिटीज़ को वो कंसिडर करने में सफल हो पाते। तो ये यहाँ पर इनका कंसर्न आता है। फिर आप बोलते हैं कि ये जो कुछ भी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी की आप देख सकते हो मॉरली ऑफेंसिव वे है ना, ऑब्ड्यूरेसी, ठीक है, मॉरली ऑफेंसिव वे, ये रूटीन बन चुका है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आप देखोगे तो ग्रांट्स जो दिए जाते हैं इनोवेशन के लिए, वो भी कहीं ना कहीं सेंट्रली रिकॉग्नाइज्ड वे में काम होता है। तो इसमें इंडिविजुअल फैकल्टी को या फिर जो भी इंस्टीट्यूशंस को जो पैसा मिलता है ना, उसमें कहीं ना कहीं स्टेट के जो फंक्शनरीज हैं उनको कहीं ना कहीं अंडरमाइन किया जाता है। स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की बात करें, जो कि इंडस्ट्रीज़ के ऊपर स्टडी भी करते हैं, उनके बारे में कोई इतनी बातचीत नहीं होती, ना उनको प्रायोरिटी मिलती है, ना उनके इंटरेस्ट को वहाँ पर प्रोटेक्शन मिलती है। तो यहाँ पर ज़रूरत क्या है, एक ओपन एंडेड फंड की अवेलेबिलिटी करनी चाहिए सेंटर के द्वारा, जिससे क्या हो, जो स्टेट गवर्नमेंट में भी, अगर स्टेट डिपार्टमेंट में भी कोई अपने वॉलंटरीली पार्टिसिपेट करना चाहे, कुछ नया करना चाहे, तो उनको वहाँ पर सपोर्ट मिल सके। जैसे कि एक एनुअल फंड बना है, जैसे कि यहाँ पर डीएसटी का एग्जांपल दे रहे हैं, डीएसटी लगभग 4,000 करोड़ रुपए देती है, ठीक है। और महाराष्ट्र में साइंस एंड टेक्नोलॉजी बजट की अगर बात करो तो वो केवल 60 करोड़ का है। तो अगर स्टेट्स में अगर ये बजट थोड़ा और बढ़ा दिया जाए स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो इसका कितना फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हम देखें तो इसका असर क्या होता है फिर हायर एजुकेशन में, साइंस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही ज़्यादा फोकस रह जाता है उस पर, बजाय कि स्टेट गवर्नमेंट। और आप सोल्यूशन किसका निकाल रहे हो, ग्राउंड रियलिटीज़ का। तो ग्राउंड रियलिटीज़ को स्टेट गवर्नमेंट अच्छे से जानती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के बजाय। तो ये यहाँ पर पॉइंट आ जाता है। तो देखो, स्टेट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है जब इनोवेशन के बारे में बातचीत कर रही हो। इससे ज़्यादा अगर हम देखें, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं और उनमें भी अगर फंडिंग जो मिलती है वो सेंट्रली एलिट फैकल्टीज़ होती है, जो बहुत ही एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी है, आप भी अगर कभी नोटिस करोगे तो फंड किसको मिल रहा है, कोई एक ग्रुप है मान लो, तो उस ग्रुप में एक बंदा या दो बंदे ऐसे होंगे जिनके नाम बहुत ही ऊंचे तबके तक चलते हैं कि हाँ ये इंडिविजुअल है जिनको पैसा मिलना चाहिए, इनके बेसिस पे कि हाँ ये प्रोजेक्ट अच्छा चला लेंगे। तो वो जो चीज़ है ना, वो डिस्क्रिमिनेशन लेकर के आती है। और एक जो एक कह सकते हैं ना, जो छोटी फैकल्टीज है, छोटी का मतलब हो गया जिन्होंने अभी करियर शुरू किया है, उनके लिए कहीं ना कहीं अट्रैक्शन का पॉइंट नहीं बन पाता। फिर वही बात है, बटरिंग चटरिंग का माहौल भी बन जाता है। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको अंदर की, ठीक है। इससे ज़्यादा और आगे देखें, इसका रिजल्ट क्या होता है फिर भी। जो प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस है ना, वो स्टेट डिपार्टमेंट्स में, जैसे कि हम इरिगेशन की बात करें, ट्रांसपोर्ट की बात करें, पब्लिक हेल्थ की बात करें, इनके ऊपर इतना काम नहीं हो पाता, क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिक कौन से हैं, पॉइंट्स कौन से हैं, जहां पर ध्यान कौन देता है, स्टेट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो रिजीम है ना, ये कंटिन्यू चलता रहता है, इसी तरीके की रूलिंग चलती रहती है। देखो, इसका बीज जो है ना, इसका इस तरीके का जो बीज है जिसमें साइंस को केवल और केवल नेशनल प्रोजेक्ट के तौर पे ही बना दिया, रीजनल जो लिविंग प्रैक्टिसेस है ना उनको छोड़ करके केवल एजुकेशन, केवल स्टडी का पॉइंट ही बना करके छोड़ दिया है। इसकी शुरुआत हो गई थी जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, क्योंकि आप देखोगे कि शुरुआत से ही हमारे क्या दिमाग में था कि साइंस ही हर चीज़ का सोल्यूशन है। सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जहाँ पर इंडिया को हम मॉडर्नाइज कर सकते हैं, वहाँ पर केवल साइंस ही इंपॉर्टेंट है। और उस टाइम पे हमें पता है कि पहले हमने इंटीग्रेशन किया कंट्री का, फिर इंटीग्रेशन के बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव सहूलियत के लिए हमने क्या किया, डिवीज़न कर दिया कंट्री का छोटे बड़े स्टेट्स में, कि हाँ आराम से प्रशासन आराम से काम कर सके। तो उन चीज़ों को देखे तो साइंस कहीं ना कहीं नेशनल प्रोजेक्ट के तौर पे रह गई, एक कम्युनिटी के लिए इसका कोई रोल ज़्यादा नहीं बन पाया। आज देखो, एक डाइकोटॉमी यहाँ पर राइटर बताना चाह रहे हैं कि एक तो सेंट्रलाइज स्टेट है हमारा, जहाँ पर साइंटिस्ट और प्रोफेसर्स हैं और एलिट इंस्टीट्यूशंस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, ये तो एक तरफ है। तो दूसरी तरफ जो लोग हैं उनके लिए इतना कुछ काम हो नहीं पा रहा, जबकि साइंस का काम क्या है, लोगों की वेलफेयर इंश्योर करना, जो कि एक्चुअल में रेसिपिएंट है, जिनको वाकई में मिलना चाहिए उसका बेनिफिट, उनका पार्टिसिपेशन ही नहीं है। तो ये जो चीज़ है ना कि वेलफेयर भी लोगों की होनी चाहिए बट उनका पार्टिसिपेशन भी नहीं है, तो भैया हाँ, तो आप तो एक तरीके से ये कर रहे हो, भूख लग तो रही है प्यास, और आप बैक टू बैक रोटियां दे रहे हो, लो भाई खाना खाओ। वो चीज़ नहीं चल सकती ना। तो वो चीज़ हमें कहीं ना कहीं ध्यान रखने की ज़रूरत है, सही करने की ज़रूरत है। देखो, साइंस हमेशा से हमारे यहाँ पर ब्रॉडर प्रोजेक्ट्स का पार्ट बनी हुई है, कि कैसे भी करके आप देखोगे कि हाँ किस तरीके से इंडिया को हम मॉडर्नाइज कर सकते हैं। बट आप देखोगे तो वहाँ पर जो वेल इंटेंशन्ड जो इंडिविजुअल्स थे,
जो जिन्होंने बहुत इंटरनेशनली सारी एक्सपीरियंसेस को अपनी खुद की गेन किया और फिर अप्लाई किया दिल्ली में बैठ करके, तो वो चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट्स का या स्टेट में जो लोग काम करते हैं ना, उनके लिए कहीं ना कहीं आप एग्जैक्टली वो का वो अप्लाई नहीं कर सकते। जो कि एक एक वही बात है, केरला की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, महाराष्ट्र की क्या है, राजस्थान की क्या, हरियाणा की क्या है, सबकी अलग अलग है। तो इस वजह से, और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट्स को इन जो दिल्ली में बैठने वाले जो एलिट थे, इन्होंने क्या मान लिया, बोले ये तो वेस्टेड इंटरेस्ट पूरे करने वाले लोग हैं, या फिर ये मान लिया कि नैरो माइंडेड लोग हैं। पैरोकियल का मतलब हो गया कि नैरो माइंडेडनेस है इनके पास में, ज़्यादा सोच नहीं पाते हैं स्टेट्स के बारे में, ये बोलते हैं। दूसरा ये बोलते हैं कि हाईली अनइक्वल और एक्सप्लॉइटेटिव सोशल रिलेशन रखते हैं स्टेट गवर्नमेंट की, जो स्टेट गवर्नमेंट वाले, कहने का मतलब हर तरीके से अंडर एस्टिमेट कर रखा है स्टेट गवर्नमेंट को। जबकि आप देखो सदर्न स्टेट, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इन स्टेट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया अगर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो, ठीक है। तो ये जो लॉजिक है ना, ये लगातार परमिएट करता चला जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज सुपीरियर देन स्टेट गवर्नमेंट, और ये आप देखोगे ये अभी भी लगातार चलता जा रहा है। और इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, स्टेट डिपार्टमेंट्स को बाईपास कर दिया जाता है, ठीक है। और दूसरी तरफ आप देखोगे इसी तरीके का एटीट्यूड हमें देखने को मिल रहा है जो अभी रिसेंटली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही बातें कही गई है कि क्या करना चाहिए हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए एजुकेशन में। तो वो चीज़ें थोड़ी सी कंसर्निंग हो जाती हैं। देखो फैक्ट तो ये है, बहुत सारे स्टेट्स हैं जो वाकई में अपने आप को डेलिबरेटली लोगों की वेलफेयर के लिए आगे बढ़ा रहे हैं और वो कैपेबल भी हैं। हाँ, आज ज़्यादातर डेवलपमेंटल इनोवेशन की अगर बात करें, जैसे आज आंगनवाड़ी जो चल रही हैं, मिड डे मील स्कीम्स की बात करो, वाटर मैनेजमेंट की बात करो, कंज्यूमर प्रोड्यूसर कॉर्पोरेशन की बात करो, ये सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट लेवल के जो एक्सपीरियंसेस है ना, इन्हीं के बेस पे बनी हुई है। चाहे आज आप आरटीआई की बात भी करोगे ना, तो एक स्टेट राजस्थान से ही ये सारी चीज़ें ओरिजिनेट हुई थी। कहने का मतलब ग्राउंड रियलिटीज़ को अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो तब तक ये चीज़ आप एक्चुअल में गेन नहीं कर पाओगे। तो उससे क्या हो जाएगा, आपको ग्राउंड रियलिटी को ही टैकल करना है और वहीं के लोगों को आप पार्टिसिपेशन नहीं दे रहे हो, तो वो अपने आप में थोड़ा सा चिंता वाली बात है। इसके अलावा अगर देखो जो और खुद के पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल इंस्टीट्यूशन की अगर बात करें तो उन्होंने बहुत हद तक काम भी किया है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से काम करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को उन्हीं को करती है जो कि उनके द्वारा एस्टैब्लिश किए हुए हैं, सीधा फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई लिंक है, ठीक है। जो एलिट सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर साइंटिफिक एजेंसीज हैं, वहाँ पर अगर हम देखें तो एक डिके देखने को मिल रहा है, लगातार एक डाउनवर्ड कहीं ना कहीं, क्योंकि अब सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कहीं ना कहीं आप देख सकते हो, जो नेक्स्ट आर्टिकल मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला है ना, कि सेंट्रल जो इंस्टीट्यूशंस है वो कैसे काम करते हैं, है ना। रही सही में फिर यहाँ पर भी ब्यूरोक्रेसी जो कि ऑलमोस्ट डेड है, ठीक है, मॉरिबुंड का मतलब होता है ऑलमोस्ट डेड, वहाँ पर आप ब्यूरोक्रेसी का सपोर्ट ले रहे हो और फिर आप देखते हो कि नैरो इंटेलेक्चुअल्स वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं जो कि एक्चुअल में ऑनेस्ट वर्क नहीं कर सकते। ये विटनेस किया जा चुका है कि जो भी सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से काम कर रहे हो, वहाँ पर आपको लोकल स्टडीज़ के बारे में कंसर्न नहीं दिखाई देता है। चाहे वो नंबर ऑफ मतलब हॉस्पिटल में बेड्स कितने हैं, कितने बेड्स की ज़रूरत है, उसके बारे में देखो, या फिर रेलवे ट्रैवल के टाइम पे एक्सीडेंट हो गया फॉर एग्जांपल, तो उसमें एक्चुअल में कितने जनों की डेथ हुई है, उसकी एक्यूरेसी की बात कर लो। तो हर जगह पे आप देख सकते हो एक क्रॉनिक इनफॉर्मेलिटी देखने को मिल रही है। लोगों के बीच में आप देख सकते हो पुअर वेजेस आ रहे हैं, आप देख सकते हो वाइड स्प्रेड हार्डशिप का सामना कर रहे हैं लोग। तो ये चीज़ें जो है ना, आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। गाँवों की या फिर जो ग्राउंड रियलिटी है उसको अगर इंक्लूड करना है तो जो वाकई में रेसिपिएंट है उनका पार्टिसिपेशन इंश्योर करो, और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में स्टेट गवर्नमेंट के साथ में जो लोकल्स हैं उनको भी आप इन्वॉल्व करो, ठीक है। और इससे क्या हो जाए, अब इमर्ज होके क्या आता है, एक रिग्रेसिव पॉलिटिक्स आ रही है बस, जिसमें सेंट्रलाइजेशन जो है उसको अच्छा माना जाता है, जबकि होना क्या चाहिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया है, डिसेंट्रलाइजेशन। हम फेडरेशन की बात करते हैं, और एजुकेशन तो वैसे ही लोकल इश्यूज में अगर 21 लोकल लैंग्वेजेस में आप ट्रांसलेट कर रहे हो, दैट मीन्स लोकल इंस्टीट्यूशंस को भी आपको प्रमोट करने की ज़रूरत है। तो अभी करना क्या चाहिए, इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, स्टेट्स को आगे लेकर के आओ।
देखो सारे स्टेट्स बराबर पैदा नहीं होते हैं, ठीक है, कुछ गरीब हैं, कुछ अमीर हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, मतलब कुछ सेगमेंट्स में अलग अलग कैटेगरीज में अगर उनका कैटेगराइजेशन किया जाए तो, ठीक है, अलग अलग उनका डेवलपमेंटल ट्रेजेक्ट्रीज हैं। तो ज़रूरत यह है कि सेंट्रलाइजेशन के बजाय उन सभी स्टेट्स को उनकी ज़रूरत है उसके हिसाब से उनको एक फैसिलिटेशन प्रोवाइड किया जाए, एक सिस्टमेटिक गाइडेंस प्रोवाइड किया जाए। क्योंकि हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अपनी तरफ से प्लान आउट किया है वो हो सकता है कि राजस्थान के लिए अच्छा हो, महाराष्ट्र के लिए अच्छा हो, हरियाणा के लिए अच्छे हो, पर कोई ज़रूरी थोड़ा ना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट या फिर सदर्न स्टेट्स के लिए एग्जैक्टली वो का वो अप्लाई करेंगे। तो जो हायरार्की चलती आ रही है ना, उसको हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है, नहीं तो हमारे यूथ के लिए ये लगातार स्ट्रेस और डिसअफेक्शन का कारण बनती चली जा रही है, क्योंकि जॉब ही नहीं मिलेगी तो यूथ तो फ्रस्ट्रेट ही होगा ना, बस वही चीज़ है। तो एक डिसेंट्रलाइज्ड और एक अकाउंटेबल सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फिर MHRD की अगर हम बात करें तो जहाँ पर ये फंड अवेल करा रहे हैं या फिर DST जिनको फंड दे रहा है, तो उनमें अब स्टेट डिपार्टमेंट्स का भी रोल होना ज़्यादा चाहिए, ठीक है, जो कि हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की मेन थीम है। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है लॉ मेकर्स मस्ट वर्क। यह आर्टिकल लिखा हुआ है चाक्सू रॉय के द्वारा, ठीक है। केरला गवर्नर की और गवर्नमेंट की मैंने आपको समरी पहले दे ही दी कि दो सेकंड मेजर कॉन्फ्लिक्ट आ गया इसी साल में। पहला तो इसी साल के शुरुआत में हो गया था जब गवर्नर के एड्रेस को रोकने की बात कर दी थी स्टेट लेजिस्लेचर में, जब वो स्टेट लेजिस्लेचर को एड्रेस कर रहे थे, और गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भाई आपका जो स्टेट स्पीच है उसके 1-2 पैराग्राफ्स आप हटा दो। और इसी तरीके से अब आप देखोगे, क्योंकि उस टाइम पे इशू क्या चल रहा था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का पूरा पॉइंट चल रहा था, और अभी क्या चल रहा है कि गवर्नर को वहाँ की गवर्नमेंट ने ये कहा कि आप एक स्पेशल सेशन समन करो जिसमें कि एक दिन का सेशन हो, और जो ये फार्म बिल लाए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उन बिल्स को हम हमारी तरफ से रिजेक्शन देंगे, डिसअप्रूवल देंगे, डिसएग्रीमेंट हमारा शो करना चाहते हैं, ठीक है। तो गवर्नर ने इस चीज़ के लिए डिनाई कर दिया। तो इसी साल में ये 2 इंसिडेंट हो गए केरला में कि गवर्नर और एग्जीक्यूटिव जो हैं, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखा गया, नंबर 1। नंबर 2, इसी तरीके का ये दूसरा केस है, पहले राजस्थान में भी हो चुका है, जब राजस्थान में चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने अपनी तरफ से एक सेशन बुला लेने के लिए कहा गवर्नर को कि भाई आप एक सम्मन करो सेशन को जिससे कि हम हमारी मेजोरिटी को साबित कर दें, क्योंकि आपको पता होगा इस बारे में भी हमने डिस्कशन किया ही था। तो होता क्या है इसमें कि गवर्नर जब अपनी तरफ से जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तरफ से मिनिस्टर्स की तरफ से जो रिकमेंडेशन आती है उनको देखो मना करे, उसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्कोप कम बनता है, क्योंकि गवर्नर काम कब करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे। अगर उनकी एड एंड एडवाइस को ही वो रिजेक्ट कर देंगे तो फिर उनकी क्या डिस्क्रिशन पे काम चलेगा, नहीं ना। क्यों? क्योंकि गवर्नर तो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड है, ना कि एक लोकल जो सिटीजन्स है उनके द्वारा इलेक्टेड, ठीक है। तो उस केस में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा यही चीज एनविसाज करता है कि भाई गवर्नर को चीफ मिनिस्टर लेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा जो कुछ भी एड एंड एडवाइस दी जा रही है उनको वो समझे। हाँ, अगर जल्दबाजी हो रही है तो एक बार उनको रिव्यू के लिए भेज सकते हैं कि भाई एक बार वापस रिकंसिडर करो इसको आप, फिर रिकंसिडरेशन के बाद में वापस से अगर वो बोल देते ना कि भाई करना ही पड़ेगा अपने को, तो फिर गवर्नर के पास में कोई स्कोप नहीं रह जाता, केवल एक सस्पेंशन ही वो कर सकते हैं। समझ गए? तो इस तरीके से केरला में 2 केस और सेम तरीके के 2 केस आ गए, एक केरल में आ गया और एक राजस्थान में आ गया कि गवर्नर ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बातचीत पे या उनकी एड एंड एडवाइस को एक बार रिजेक्ट कर दिया। तो मीडिया रिपोर्ट्स तो देखो बार बार ये कह रही है कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिश कर रही है, बट गवर्नर ने क्या कहा, बोला कोई ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं आई है जिसकी वजह से हमें ये कोई सेशन बुलाना पड़े। तो होता क्या है, देखो यहाँ पे यही कॉन्फ्लिक्ट आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर गवर्नर की पोस्ट पे सवाल उठाए जाते हैं। अभी हम ऊपर क्या बात कर रहे थे पिछले आर्टिकल में, डिसेंट्रलाइजेशन की, बट यहाँ पर गवर्नर भी सेंट्रलाइजेशन का ही एग्जाम्पल है। ओके, तो ये चीज़ तो देखो फेडरेशन हमारे कंट्री में बार बार आती रहती है, क्योंकि पहली बार नहीं है, बट हमें जानने की ज़रूरत है, हम जानते रहते हैं, ठीक है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन बड़ी क्लियरली एक बात बोलता है कि जो गवर्नमेंट है ना उसके हाथ में ही पावर है कि वो सेशन को कन्वीन कर सकती है, बुला सकती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो ही डिसाइड करती है कि क्या तो डेट होगी, कितना ड्यूरेशन होगा पर्टिकुलर सेशन का। तो ये जो डिसीजन है ना ये कम्युनिकेट किया जाता है उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, किसको, गवर्नर को। और गवर्नर जो है कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंडेड है कि भाई जी आपको उनकी एड एंड एडवाइस के लिए मानना ही पड़ेगा, ज़्यादातर के लिए। ऐसा नहीं, कुछ मैंने बताया ना आपको रिव्यू के लिए भेज सकते हैं, हाँ रिकंसिडर करो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार ही वो ऐसा करे, ठीक है। सिचुएशन की ग्रेविटी को भी देख के उनको काम करना पड़ता है।
देखो, गवर्नर जो है वो फिर बाद में स्टेट लेजिस्लेचर को समन करते हैं, फिर सेशन आता है। अगर गवर्नर इस तरीके का रिफ्यूजल देते हैं ना, तो इसका मतलब इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, यहां पर चिंता की एक बात बन जाती है। तो इस तरीके के जो इवेंट्स है ना, यहां पर जरूरत है कि एक केयरफुल डेलिब्रेशन हो, जिससे कि इस तरीके की जो खेल चलता है ना, स्नो बॉलिंग, कि हाँ मैं अब कभी बॉल मेरे हाथ में तो किसी दूसरे के हाथ में फेंक दिया और दूसरे ने किसी तीसरे के हाथ में फेंक दिया, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को जन्म दे देगी। चाहे केरल की बात करो, चाहे राजस्थान की बात करो, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एब्रेसिव है, बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है ये तो। ठीक है, तो हमें ज़रूरत है कि इस तरीके के जो इश्यूज़ हैं इनको टैकल किया जाए, पहली बात। फिर इसके बाद में आप जो पॉइंट यहाँ पर राइटर बताना चाह रहे हैं कि आज हमारी जो स्टेट लेजिस्लेचर्स है, अगर पार्लियामेंट की बात हम करते हैं तो वहाँ पर भी हाल ख़राब भी है। तो स्टेट लेजिस्लेचर्स की सेटिंग का अगर नंबर्स देखें तो वह बहुत ही एबिसमल है, बहुत ही घटिया है। कैसे कि पिछले 20 सालों में आप देखो स्टेट असेंबलीज की अक्रॉस द कंट्री एवरेज मीटिंग कितनी हो रही है एक साल में, केवल 30 दिन। अब 30 दिन में क्या बात करते होंगे 365 दिन की प्लानिंग के लिए। केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, इनको छोड़ दो, ज़्यादातर देश स्टेट्स के हाल और भी बुरे हैं। केरला विधानसभा की अगर बात करें तो वहां पर तो चलो ठीक है, एक साल में पिछले 10 सालों का अगर देखें तो 50 दिन एवरेज आ रहा है। तो ये ट्रेंड है ना, पूरे कंट्री में हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का एक कारण दिखाई देता है। और एक चीज और क्या दिखाई देती है कि बजट सेशन होता है ना, वो सबसे लंबा सेशन होता है, बाकी और कोई होता ही नहीं है। बचे हुए साल में आप देखोगे तो केवल और केवल एक लिप सर्विसिंग करता हुआ दिखाई दे रही है ये स्टेट लेजिस्लेचर कि हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, इसलिए वो सेशन बुला लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, काम खत्म। ना कोई डिस्कशन है, ना कोई डिबेट है, ना कोई डेलिब्रेशन है, कुछ भी नहीं है। ब्लेम किस पे गया? स्टेट गवर्नमेंट पे, कि भाई आप काम नहीं करते हो, और ये रियलिटी भी है। तो इस केस में क्या होता है कि इन चीज़ों को कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी टैकल, क्योंकि ये भाई हमारे देश की बड़ी पंचायतें हैं, यहाँ पर अगर कानूनों पे डिस्कशन ढंग से नहीं होगा और जल्दबाजी में अगर कानून बन गए तो इनका जो खामियाजा है वो किसको भुगतना पड़ेगा? एक एक इंडिविजुअल को, आपको और हमें। ठीक है, तो इस तरीके से लेजिस्लेचर के एरिना की अगर बात करें तो वो काम क्या होता है? एक पब्लिक ओपिनियन पुट करना होता है। आपके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपकी आवाज़ बन करके आपकी बात को वहाँ पर रखे। अगर वो वहाँ पर नहीं रखेंगे तो फिर बाद में कैसा आउटकम आ पाएगा? अकाउंटेबिलिटी किस तरीके से इंश्योर की? एग्जीक्यूटिव ऐसे तो बिल्कुल खुले घोड़े की तरह दौड़ते रहेंगे, उन पर लगाम लगानी भी ज़रूरी है। तो लेजिस्लेचर ही तो लगाएगी मेनली, फिर जुडिशरी तो बाद में लगाती है जब कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आने लग जाते हैं तब। बाकी उसके पहले तो लेजिस्लेचर ही तो खींचती है ना टांग कि भाई इतना पैसा कहाँ गया, आगे आने वाली स्कीम क्या है, जॉब कितनी क्रिएट की, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो टफ क्वेश्चंस किए जाते हैं गवर्नमेंट से। अब गवर्नमेंट तो क्या है, कम से कम सेटिंग्स कराने की कोशिश करे। क्यों? जवाब देने पड़ेंगे। अब जवाब नहीं देने पड़े इसके लिए क्या करना पड़े? बोले सिटिंग्स ही कम कर दो। तो ये तो चीज़ हमारे वाकई में गड़बड़ हो जाएगी। अब जब नंबर ऑफ सिटिंग्स कम हो जाएंगी तो गवर्नमेंट के पास में, एग्जीक्यूटिव्स के पास में सीधा पावर आ गया, ऑर्डिनेंस डिक्लेयर करवा दो। अब ऑर्डिनेंस डिक्लेयर करवा दिए, मान लो 6 महीने के लिए आपने अलाउ कर दिया, कानून तो बन गया ऑर्डिनेंस। ठीक है, फिर 6 महीने बाद में या फिर ऑर्डिनेंस के टाइम पे चलते चलते ही आपका सेशन आ गया, और सेशन में आप जल्दबाजी में कानून लेकर के आते हो, और एमएलएस को इतना मौका भी नहीं देते कि वो स्क्रूटनाइज कर सकें, वो डिस्कस कर सकें, वो देख सके, पूरा एनालाइज कर सकें कि वाकई में कानून में कितना दम है। इतने में वो बिल पारित हो जाता है, एक्ट बन जाता है। तो इस तरीके से कानून बना करके क्या हमारा देश आगे बढ़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरीके से इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि एक क्लोज स्क्रूटनी हो। एक लेजिस्लेचर का जो काम है ना वो है कि गवर्नेंस को इम्प्रूव कराई जाए, तभी हमारा कंट्री एक स्ट्रेंथन कंट्री बन पाएगा। हमें ज़रूरत है वर्किंग डेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर और वर्किंग डेज ऑफ पार्लियामेंट, ये दोनों के दोनों इंक्रीज हों। ये पहला कदम होगा इस लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन की इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करने का। ठीक है, इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि जो लेजिस्लेचर है ना उसके लिए सीधा सा कह दिया जाए कि भाई आपको पूरे साल मिलना है, बीच में गैप आ जाए। और ये सजेशन, एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, ये शायद एक्सप्लेन्ड पेज में हमने डिस्कशन भी किया था, जिसमें एक आ गया था कि भाई आप पूरे साल सेशन रखो पार्लियामेंट का, पूरे साल स्टेट लेजिस्लेचर का सेशन रखो, बीच में छुट्टियों के तौर पे आप गैप लेते रहो। स्कूल चलती है ना उस तरीके से। बहुत सारी डेमोक्रेसीज हैं जिनका एक फिक्स कैलेंडर है, कितने दिन तक कितना टाइम वो लेजिस्लेचर की सिटिंग होगी, वो इवन ब्रेक्स भी बताए हुए हैं। और ये चीज़ अनाउंस कब कर दी जाती है? साल के शुरुआत में। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है यूके, न्यूजीलैंड, इन कंट्रीज़ में है ये फैसिलिटी। तो गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि इस तरीके का प्लान बनाए अपनी तरफ से। हर एक नए कानून को लाने से पहले नए साल का, अब जैसे नया साल आ रहा है
तो प्लान बना करके तैयार रखो ना कि 2021 में क्या शेड्यूल रहेगा पूरी, ठीक है। इससे क्या होगा, प्रॉपर डिबेट डिस्कशंस होंगे और लेजिस्लेचर अपना काम कर पाएगी, ठीक है। पूरे साल बिठाओ इनको आराम से, और काम भी क्या करना है इनको। और आप देखते हो अभी फ़िलहाल तो सेशंस पे डिपेंड करते हैं, अभी तो स्टेट गवर्नमेंट रास्ता निकाल रही है कैसे भी करके, ठीक है। इस तरीके से आज का डिस्कशन यहीं खत्म है। थैंक यू वेरी मच।